बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। कामरान और नईम खान वहां से चल पड़े थे। नईम खान के मिल जाने से कामरान को जिस कदर खुशी हुई थी वो बयान से बाहर है। हालांकि बदर शाह भी बहुत अरसे तक इसके साथ रहा था, लेकिन बदर शाह से वो शनासाई और कुर्बत नहीं हुई थी जो नईम से थी। नईम खान एक हंसमुख और खिलंदरा नौजवान था। अब इसकी शख्सियत और भी निखरी हुई नजर आ रही थी। रास्ते में वो दोनों बातें करते रहे और इतना लंबा सफर इन दोनों ने किया कि सुबह का उजाला नमूदार हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ही इनकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी जब उन्होंने एक बस्ती देखी। बस्ती इनके लिए अजनबी थी। कच्चे पक्के मकान हद्दे नज़र बिखरे हुए थे, लेकिन इनकी बनावट से ये अंदाज़ा होता था कि बस्ती काफ़ी पसमानदा है। जो सबसे पहली चीज़ उन्हें नज़र आई वो एक तंदूर से उठता हुआ धुआं था। छोटे से झोंपड़ा होटल के अंदर इब्तिदाई कार्रवाई हो रही थी। नईम खान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बुजुर्गों का कहना है कि अगर सबसे पहले सुबह को रिस्क नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दिन खुशहाली और खुशबख्ती का दिन है, जबकि मेरे पास अच्छी खासी रकम भी मौजूद है। वैसे तुम्हें इस बस्ती के बारे में कुछ अंदाज़ा है? नहीं, कामरान ने कहा। खैर, सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो दोनों आहिस्ता कदमों से चलते हुए आखिरकार बस्ती में दाखिल हो गए। तंदूर के किनारे बैठा हुआ शख्स आटा तैयार कर के बैठा हुआ था। थोड़े फासले पर कुछ देगचे सजे हुए थे जिनके पीछे एक दूसरा आदमी मौजूद था। एक शख्स एक छोटी सी मेज के पीछे छुपा हुआ था। एक दो खाना सर्व करने वाले थे। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और मेज पर जा बैठे। फौरन ही वेटर इनके पास पहुंच गया और उससे कहा, आज कुछ जल्दी नहीं आ गए बाबू? कारखाना तो अभी 7:30 बजे खुलेगा। कौन सा कारखाना? कामरान ने सवाल किया। नहीं, हम समझे कि तुम कारखाने के मजदूर हो। क्या तुम कारखाने में काम नहीं करते? वेटर ने कहा। क्यों नहीं करते? हम तो तुमसे पूछ रहे थे कि कौन सा कारखाना। क्या तुम्हारा ही कारखाना, मेरा मतलब है होटल? कामरान ने के बजाय नईम खान ने कहा और वेटर हंसने लगा। नहीं बाबू, बाबू साहब, हमारा कारखाना तो 5 बजे खुल जाता है। तो क्या खिला रहे हो अपने कारखाने से? जी बस, सुबह को तो निहारी ही मिलती है। आप क्या खाओगे? वेटर ने पूछा। और चाय नहीं मिलती? नईम ने पूछा। लीजिए बाबू साहब, आप तो शहर वालों की सी बातें कर रहे हैं। शहर वाले ही बेचारे रोटी खाने से पहले चाय पीते हैं। वो जो कहते हैं ना, बत्ती बत्ती बत्ती। कामरान ने ताजुब से कहा। हाँ जी, ऐसा ही कहते हैं ना। वो मुंह धोने और दांत साफ किए बगैर जो चाय पीते हैं उसे बत्ती नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? हाँ हाँ, बत्ती, नईम खान ने हंसते हुए कहा। फिर बोला, नहीं नहीं, हमें बत्ती नहीं चाहिए, बल्कि पहले खाना चाहिए और इसके बाद बत्ती पिलाना। वेटर हंसता हुआ आगे बढ़ गया तो कामरान ने नईम को देखते हुए कहा, यार ये बत्ती मैंने पहली बार सुना है। मैं समझता हूँ ये वेटर अंग्रेजों से ज्यादा समझदार है, नईम खान ने कहा। क्यों? बेड टी को ये बत्ती कह रहा है। बेड का मतलब स्पेलिंग के साथ अगर ना बताया जाए तो खराब भी होता है, यानी खराब चाय। इसने चाय की इज्जत बचा ली है, नईम खान ने कहा। ओह, कामरान हंसने लगा। क्या खूबसूरत लग रहा है इस वक्त का सारा माहौल। वो दोनों इंतजार करने लगे। वेटर ने तंदूर पर बैठे नान भाई से रोटियां लगाने के लिए कह दिया था और फिर निहारी वाले की जानिब बढ़ गया। इतनी देर में एक और आदमी वहां दाखिल हुआ। बदन पर चीथड़े झूल रहे थे। दाढ़ी बेतरतीबी से बड़ी हुई थी। जिसामत बहुत शानदार थी, जिसकी वजह से उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। वो इन दोनों से निकलते हुए कद का मालिक था, लेकिन यकीनी तौर पर इसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। चेहरे के नकूश में एक अजनबियत सी पाई जाती थी। आंखों में अलबत्ता एक शोखी जैसी चमक थी। दूसरा बेटा जो खाली खड़ा हुआ था आगे बढ़ा और इसके करीब पहुंचकर बोला, ए चलो बाहर। यार तुम सुबह ही सुबह क्यों आ मरते हो? बदन देखो, पहाड़ जैसा। भीख मांगने की आदत पड़ जाती है तो गैरत ही मर जाती है। ओ मेरे प्यारे भाई, ना मैं तुझसे भीख मांगी है और ना ही मांगूंगा। अगर कुछ शरीफ लोग नेकियां कमाना चाहते हो तो तुम बीच में क्यों आ जाते हो? डंडा मारो भूतनी वाले को और भगा दो यहाँ से, काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने कहा। चलो उधर से, चलो यहाँ से बाहर निकलो। अभी निकल जाऊंगा बिग बॉस, बस 1 मिनट जरा शरीफ आदमी से बात करने दो। इसे इन दोनों की तरफ इशारा करके कहा और नईम खान जल्दी से बोला, इधर आओ बाबा जी, इधर आओ। क्या बात है? वेटर पीछे हट गया। वो शख्स इनके पास पहुंच गया था। देखो यारो, सुबह का आगाज होता है। नन्ही नन्ही चिड़िया और परिंदे रिस्क की तलाश में निकल आते हैं। अरे हम भी तो इन परिंदों की मानंद हैं। तुम्हें देखा, इधर आ गए। अब इनसे कहो कि डंडे वंडे ना मारे हमें। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में रहम ही आ जाए। क्या चाहते हो? नईम खान ने पूछा। पेट का ये दोजख भरना चाहता हूँ, वो बोला।
तो फिर बैठो ना यार। ओ भाई बात सुन। नईम खान ने उस वेटर को पुकारा जिसे उन्होंने पहले ही ऑर्डर दिया हुआ था, और वो करीब आ गया। बूढ़ा आदमी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। बाबा जी के लिए एक बहुत फर्स्ट क्लास प्लेट भरकर निहारी लाओ। और बाबा जी रोटियां कितनी खाओगे? नईम खान ने पूछा। 8। अगर प्लेट भरकर लाओगे तो 2। वो बोला। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, खाओ खाओ। सुना नहीं तुमने? 8 रोटियां भी लेकर आना, नईम खान ने कहा। बाबू साहब, ये हराम लोग मेहनत मजदूरी नहीं करते। कितनी बार हमारे मालिक ने कहा है कि हुलिया ठीक ठाक करके इधर आ जाओ, बर्तन साफ करो, वेटर का काम करो। 3 वक्त की रोटी और 50 रुपए हफ्ता मिला करेंगे, वेटर ने कहा। लो, कमाल करते हो, 24 रोटियां खिलाओगे मुझे? भगा दोगे 4 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी आमदनी तो मैं खा जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता। कामरान और नईम खान हंसने लगे। बूढ़ा खासा दिलचस्प मालूम होता था। इन्होंने इससे कुछ नहीं कहा। वो बैठा हुआ लालची निगाहों से रोटियां लगाने वाले को देखता रहा। वैसे इसकी जिसामत से यही अंदाजा होता था कि वाकई 8 रोटियों से कम नहीं खाता होगा। बहरहाल बेटा, 8 रोटियां इसके लिए, 4 हमारे लिए। इसी तरह निहारी की प्लेटें भी। इसकी निहारी इनकी मिकदार से 4 गुना ज्यादा थी। वो जैसे दुनिया को भूल ही गया था। वो दोनों भी खाने में मसरूफ हो गए। कामरान की निगाहें कई बार बूढ़े की जानिब उठी थीं, और हर बार इसके जहन में एक तासुर उभर रहा था। वो किसी अनोखी शख्सियत का मालिक था। खाने से फुरागत हासिल हो गई। दर हकीकत वो 8 रोटियां चट कर गया था, और निहारी की बहुत बड़ी प्लेट इस तरह साफ हो गई थी जैसे धोने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। कामरान ने उससे पूछा, बाबा जी और खाओगे? नहीं, बूढ़ा बोला, पेट भर गया, बस चलते हैं। शुक्रिया तो सभी अदा करते हैं। हम तुमको एक दुआ देते हैं, जिंदगी में एक बार जो चाहो वो पालो, बूढ़ा बोला। बैठो बाबा जी, बैठे। चाय नहीं पियेंगे? नईम खान ने कहा, और वो उठते उठते बैठ गया। फिर झींपी हुई सी हंसी के साथ बोला, सचमुच पिलाओगे या मजाक करोगे? नहीं बाबा जी। नईम खान ने वेटर को इशारा किया और बोला, बाबा के लिए 4 कप चाय लाओ, और एक एक कप हमारे लिए भी। साहब, एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे आप? वेटर बोला। बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगे। वो काउंटर पर जो चाचा जी बैठे हैं ना, उन्होंने कहा है कि पहले आपसे पैसे ले लें। देखिए साहब, बुरा ना मानिए, असल में। एक मिनट, नईम खान ने कहा, और जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालकर वेटर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, काफी होंगे या और? नहीं साहब, काफी हैं। वेटर नोट लेकर आगे बढ़ गया। बूढ़ा बाबा हंसने लगा, फिर बोला, असल में कसूर इनका भी नहीं है। इस दुनिया में रहने वाले किसी भी शख्स का कसूर नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो सांस लेने वाले होते हैं ना, बड़े कमजोर होते हैं। इनकी जिंदगी का एक ही महवर होता है। अब देखो ना, वो भी दुकान सजाकर बैठे हैं। अगर इन्हें लूट कर चल दे तो क्या करेंगे बेचारे? अगर फर्ज करो कि हमारे साथ मारपीट भी कर लें तो क्या मिलेगा उन्हें? नुकसान तो हो गया ना। झगड़ा अलग, बेकसूर हैं, वो बेकसूर हैं, बूढ़े ने कहा। फलसफी मालूम होते हैं बाबा जी। फलसफा, मंतक, साइंस और पता नहीं क्या क्या, सब अपने सर पर टोपियों की तरह ओढ़ रखा है हमने। कुछ पढ़े लिखे हो बाबा जी? नईम खान ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? असली नाम सुनोगे या तुम्हारी पसंद का कोई नाम बता दूं? बूढ़े ने कहा। असली नाम बता दो तो कोई हर्ज तो नहीं है। तो मेरा नाम प्रोफेसर स्पार्कन है, बूढ़े ने कहा। क्या? कामरान बोला। प्रोफेसर स्पार्कन, अजीब नाम है। मजहब क्या है आपका? इंसानियत, उसने जवाब दिया। प्रोफेसर किस चीज़ के हैं? कामरान ने पूछा। इंसानियत का, वो फिर बोला। आदमी काफ़ी चालाक हो। हाँ, मुझे इसका इतराफ़ है, बूढ़ा बोला। खैर, दिल तो चाहता है कि तुमसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम करने का, लेकिन तुम सोचोगे कि थोड़ी सी रोटी क्या खिला दी, दोबारा भी तुम्हारे सर पर पड़े रहे। नहीं, मेरे बारे में तुम और क्या मालूम करना चाहते हो, या फिर अपने बारे में कुछ मालूम करना चाहो तो मुझसे रिजू करो, बूढ़े ने कहा। अच्छा, हमारे बारे में क्या जानते हो तुम? नईम खान ने पूछा। चाय पीने के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लोग सोचेंगे कि हम यहाँ बिलावजह तमाशा लगा रहे हैं। तुम लोग चाय पीकर मेरे साथ उठोगे। वो देखो, सामने जो चबूतरा है, इस चबूतरे तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। क्या ठंडी छाँव होती है वहाँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत सी बातें बताऊँगा, बूढ़े ने कहा। गुड, ठीक। बाबा जी, वैसे सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आदमी दिलचस्प हो, नईम खान ने कहा। अभी तो मैंने अपनी दिलचस्पियों को सही तौर पर बताया भी नहीं है। क्या समझे? जब सारी बातें सुनोगे तो और मज़ा आएगा तुम्हें, बूढ़े ने कहा। इससे पहले कभी मुफ्त की चाय पी है? नईम खान ने पूछा। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुफ्त की चाय पीने वाले हो? इंसान की कमज़ोरी है, इसकी बात का बुरा कभी नहीं मानो। मैं भी इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, बेवकूफ़ी की कोई बात भी कर सकता हूँ। अरे भाई, करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चाय आ गई। वेटर को चूंकि 100 का नोट मिल चुका था, जो इसके पूरे हिसाब से भी कुछ ज़्यादा था। चुनाचे चाय के साथ साथ ही इसने 14 रुपये इन्हें वापस किए तो नईम खान ने हाथ उठाकर कहा, कितने पैसे बने तुम्हारे?
₹86 साहब। ठीक है, चाय तक का बिल हो गया? जी साहब। तुम भी क्या याद करोगे, आज हमारे बूढ़े बाबा का मुंह देखा था तुमने। रख लो। वेटर की आंखें वाकई हैरत से फैल गईं। इसने कहा, सारे पैसे रख लूं साहब? सारे रख लो। वेटर का चेहरा खुशी से चमकता जा रहा था। बूढ़े प्रोफेसर स्पार्कन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार इज्जत बढ़ा दी है तुमने। अब देखो ना, तुम चले गए जाओगे, कल से ये कमज़ोर इंसान इस बात की दुआ मांगेगा कि होटल में जो सबसे पहला आदमी दाखिल हो, इसके साथ ही मैं भी अंदर आ जाऊं और इसकी दिन भर की कमाई सुबह ही सुबह हो जाए। पूरे दिन में भी ये बेचारा ₹14 से ऊपर नहीं कमा पाता होगा। 2-2.5 रुपए की तनख्वाह मिलती होगी इसको रोजाना की। ₹14, इसका मतलब है कि 7 दिन की तनख्वाह। भाई वाह। मगर ये नहीं मालूम कि कल आने वाला ना तो मुझे कुछ खिलाएगा ना उसे कुछ देगा। सिर्फ आज होता है, जो करना है आज कर लो। कल के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे चकराओगे कि चकराते ही रह जाओगे। खोपड़ी घूम घूम कर घन चक्कर बन जाएगी। आज सिर्फ आज, क्या समझे? बूढ़े ने कहा और गरम गरम चाय हलक में उंडेलने लगा। शख्सियत बड़ी मज़ेदार थी। नईम ने सवालिया निगाहों से कामरान को देखा। वो इसके इस तरह देखने का मतलब समझ गया। वो पूछा था कि बूढ़े को अपने साथ लगाया जाए या ना लगाया जाए। कामरान ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मकसद ये था कि हमारा क्या जाता है, थोड़ी देर इससे गपशप रही रहेगी, हमें कौन सी अपनी ड्यूटी पर जाना है। बहरहाल काफ़ी देर तक यहाँ इस होटल में बैठे और इसके बाद वहाँ से उठ गए। बूढ़ा भी इनके साथ साथ ही उठ गया था। वैसे सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इसकी शख्सियत में कोई ऐसी बात तो थी जो बड़ी अजीब महसूस होती थी। या तो इसने अपना हुलिया ही ऐसा बना रखा था, या इस तरह के लोग भी होते हैं, मुफ्त का खाना खाकर सांड हो जाते हैं और खाने के लिए अपनी शोभदा गरी दिखाने से गुरेज नहीं करते। इसने जिस दरख्त के बारे में कहा था वो भी यहाँ से खासे फासले पर था। वो दोनों इसके साथ आगे बढ़ गए। चबूतरे पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। खासा शफाफ चबूतरा था, बेघरों बेदर लोगों के लिए बेहतरीन पनाहगाह। पूरे दरख्त का साया इस चबूतरे को घेरे हुए था। दरख्त भी खासा पुराना मालूम होता था। बहरहाल बूढ़े के साथ जाकर बैठ गए। बूढ़े ने कहा, तो दोस्तों, सूरत हाल यह है कि मैंने तुम्हें अपने जाल में फांस लिया है कि होटल वाले जो है ना, ये मुझे मुफ्त खोरों का गुरु समझते हैं। अब देखो ना, जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली तो होनी ही चाहिए। ये बताओ, दोपहर का खाना खिलाओगे मुझे? बूढ़े ने कहा, अभी खा लो, नईम तंजिया अंदाज में बोला और बूढ़ा हंसने लगा। नहीं, दोपहर का खाना दोपहर को, बूढ़ा बोला। ठीक है बाबा, खा लेना, कब मना कर रहे हैं हम। वैसे अपने बारे में और कुछ नहीं बताओगे? नईम खान ने पूछा। मैंने तुम्हारा माजी बताया, हाल भी बताया, मशवरा भी दिया। खबरदार मुझसे कभी मुस्तकबिल के बारे में मत पूछना, क्योंकि जो लोग मुस्तकबिल के बारे में बताने लगते हैं वो लोग झूठे होते हैं। मुस्तकबिल तो इस बंद किताब में लिखा होता है, जिसका एक एक वर्क आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और अपनी दास्तान बयान करता चला जाता है। असल में रिस्क बड़ी अजीब चीज़ है। इसके लिए इंसान इस दुनिया में ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। अच्छा, तुम बताओ मुझे, तुम्हारे सामने अगर दौलत के अंबार लगा दिए जाएं तो क्या दौलत को ठुकरा दोगे? देखो, सच्चाई बड़ी अच्छी चीज़ होती है। सच बोलने वाला बहुत से फायदे में रहता है, बेमकसद झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं तुमसे एक सवाल किया था कि अगर तुम्हारे सामने दौलत के अंबार लगा दिए जाएं तो तुम क्या उन्हें ठुकरा दोगे? बूढ़े ने पूछा। नहीं। गुड, तो तुम दोनों को एक बात बता दूं कि मैं दौलत तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं है। तुम्हें तुम्हारा मकसद हासिल हो सकता है, वो पा सकते हो तुम, जो तुम्हारी सबसे बड़ी आरजू हो, लेकिन पाने के लिए मेहनत करना होती है। बूढ़े ने कहा। तुम्हें किसी शय की जरूरत नहीं है? नईम खान फिर अपने मजाक पर उतर आया। रोटी चाहिए, रोटी। इसके लिए तुम क्या करते हो? तुम जैसे बड़े दिल वालों को तलाश करता हूँ। कुछ धुतकार देते हैं और कुछ मेरी तवक्का पर पूरे उतरते हैं। बूढ़े ने कहा। खुद कोई मेहनत क्यों नहीं करते? नईम ने पूछा। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो करता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना मेरा? मेरी मेहनत बहरहाल मुझे कुछ ना कुछ दे देती है, जैसे रोटी। वो हंसने लगे थे। प्रोफेसर स्पार्कन भी हंसने लगा था। नईम खान ने कहा, बहरहाल प्रोफेसर, तुम्हारा हैरत अंगेज इल्म भुलाया नहीं जा सकता। क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे? कमाल करते हो, ऐसे अच्छे दोस्त जो खाना भी खिलाएं, इज्जत भी दें, भला कौन उन्हें छोड़ना पसंद करता है? हाँ, इन्हें खुद ही अकल आ जाए तो दूसरी बात है। स्पार्कन बोला। तुम एक दिलचस्प आदमी हो, नईम ने कहा। ना सिर्फ दिलचस्प, बल्कि समझ लो जो खाऊंगा इसकी अदायगी भी करूंगा, प्रोफेसर स्पार्कन बोला। मसलन? मसलन तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम्हें इन लोगों से बचाने का काम जो तुम्हारी फिक्र में सरगर्दा रहते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, प्रोफेसर स्पार्कन बोला। खैर, ये अलग बात है। तुम हमारे लिए काबिल एहतराम हो, हम इस हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हें अपने एक दोस्त की हैसियत से अपने साथ रखना चाहते हैं, नईम खान ने कहा। बूढ़ा अपनी जगह से उठा। सबसे पहले इसने इन दोनों के हाथों को बोसा दिया और बोला,
चलो अब आराम से सो जाते हैं, सोना सेहत बख्श चीज़ है। इसने कहा और इसके बाद वहीं लेट गया। कामरान और नईम बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद बूढ़े के खराटे गूंजने लगे। नईम खान ने कहा, वाकई ये एक अच्छा साथी साबित हो सकता है और हम इस पर कोई शुबा भी नहीं कर सकते। ये लोग न जाने कब तक बूढ़े के बारे में बातचीत करते रहे और फिर इन्हें नींद आ गई। छांवदार दरख्त एक आरामदेह बिस्तर ही महसूस हुआ था। खूब गहरी नींद सोए। जागे तो शाम के साए झुक रहे थे। प्रोफेसर स्पार्कन उदास बैठा हुआ था। हेलो प्रोफेसर, कामरान ने पुकारा। भाड़ में गया, प्रोफेसर मुंह बिसोर कर बोला। कौन? कामरान बोला। प्रोफेसर, उसने कहा। इसी दौरान नईम खान भी उठकर बैठ गया और हमारी गुफ्तगू सुनने लगा। फिर आप कौन हैं? कामरान ने कहा। गधा, प्रोफेसर बोला। नईम खान, उठो जरा देखो ये गधा चबूतरे पर कैसे चढ़ाया। और प्रोफेसर स्पार्कन कहाँ गए? कामरान ने कहा और नईम खान बेख्तियार हंस पड़ा। प्रोफेसर ने उसे घूंसा दिखाते हुए कहा, मैं अगर चाहता तो तुम्हारी जेब से पैसे निकालकर होटल में जाकर खाना खा सकता था। तुम नहीं जानते एक वक्त का खाना तर्क करने का क्या मतलब होता है, प्रोफेसर स्पार्कन ने कहा। अरे अरे ओए, सॉरी प्रोफेसर, आप इस बात पर नाराज हो रहे थे। चलें जल्दी दौड़े, कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास खाना खत्म हो जाए, बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा जी जलाने की कोशिश मत करो, अब शाम ही को खाना मिल सकेगा। वो देखो साए बर्तन धोकर औंधे मुंह रखे हुए हैं उसने, प्रोफेसर स्पार्कन ने कहा। प्रोफेसर, आप चले क्यों ना गए? आप खाना खा लेते, पैसे निकाल लेते हमारी जेब से। अब हमारे दरमियान इतनी गहरी दोस्ती हो गई है तो भला इस बात की क्या गुंजाइश है कि आप इंतजार करते? कामरान ने कहा। पैसे तो नहीं निकाले थे तुम्हारी जेब से, लेकिन गया था इस जलील के पास। फिर कहने लगा कि कोई एक बार बेवकूफ़ बनता है, बार बार नहीं, प्रोफेसर स्पार्कन बोला। क्या मतलब? कामरान ने पूछा। तुम्हारे बारे में कह रहा था, प्रोफेसर ने दांत पीसते हुए कहा। ओहो अच्छा, इसका मतलब ये था कि अब हम तुम्हारे खाने के पैसे नहीं देंगे प्रोफेसर, कामरान ने कहा। बिल्कुल यही मतलब था। दिल तो चाहता है कि प्रोफेसर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। चलिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, कामरान बोला। सब्र बिल्कुल नहीं करूँगा। तो फिर? कामरान बोला। चाय होगी इसके पास और बिस्किट भी, प्रोफेसर ने कहा। अरे हाँ, चाय पियेंगे प्रोफेसर साहब? कामरान ने पूछा। पियोगे ना? वो अचानक खुश होकर बोला। बिल्कुल पियेंगे। तो फिर उठो यार, जल्दी करो। मज़े की चीज़ थी ये प्रोफेसर भी। वो उठकर इसके साथ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बहुत सारे बिस्किट मंगवा लिए। प्रोफेसर के हाथ की सफाई देखने के काबिल थी। वो बड़ी तेज़ी से ये तमाम चीज़ें हड़प करता जा रहा था। होटल के वेटर वगैरह इनकी तरफ से मशकूक ही थे, क्योंकि इनके लिबास वगैरह कोई ख़ास नहीं थे। बहरहाल ये सब कुछ हुआ और इसके बाद वो तमाम चीज़ों से फुरागत हासिल करके बैठ गए। कामरान ने नईम खान से कहा, नईम खान, अब कब तक यहाँ रहने का इरादा है? मैं भी ये कहना चाहता था, यहाँ से निकलो, प्रोफेसर ने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये भी कोई रहने की जगह है, बेकार, वीरान, उजाड़, प्रोफेसर बोला। प्रोफेसर, क्या आप भी हमारे साथ जाएंगे? नईम ने पूछा। अरे तो मैं यहाँ अकेला लेटा लेटा क्या करूँगा? जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं तो इनके साथ ही गुजारा करूँगा। वो दोनों हंसने लगे। बहतौर कामरान तो प्रोफेसर से बहुत मुतासिर हो गया था, क्योंकि उसने कामरान के बारे में जो कुछ बताया था वो ऐसा था कि जिसका कुछ हिस्सा कामरान खुद भी नहीं जानता था। बहरहाल इन्हें क्या फ़र्क पड़ता, दुनिया में निकल आए थे, यूं ही ज़िंदगी गुजारनी थी। जहन में कौन से मंसूबे थे? बस आवारगी, पेट भरना, यही सारी चीज़ें। अगर ये प्रोफेसर स्पार्कन भी इनके साथ शामिल हो जाए तो क्या हर्ज है? कम से कम एक अच्छे साथी का इजाफा ही होगा, जो कुछ अजीब सी पुरस्कार कुव्वतों का मालिक मालूम होता था। फिर रात हो गई। रात का खाना भी उन्होंने यहीं खाया और कामरान ने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर एक बात बताइए। वाह, कितनी इज्जत से मुखातिब किया है, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मैं। पूछो क्या पूछना चाहते हो, प्रोफेसर ने कहा। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये खाना पीना और ज़िंदगी गुजारना है या कुछ और भी? कामरान के इन अल्फाज पर प्रोफेसर स्पार्कन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर इसके बाद इसने निगाहें उठाकर इनकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में एक तेज़ चमक लहरा रही थी। फिर इसने कहा, पहली बात तो यह है कि इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद होता है। कभी कभी वो ये मकसद खुद नहीं जानता, लेकिन वक्त की तहरीर उसे बताती है कि इस दुनिया में आने से इसका क्या मकसद था। मतलब समझ रहे हो मेरा? प्रोफेसर बोला। मेरी ज़िंदगी का भी एक मकसद है और तुम दोनों का मुझसे मिलना भी एक मकसद है। वक्त से बहुत पहले तुमने मुझसे ये सवाल कर लिया। मैं तो खैर तुम लोगों की हकीकत जानता हूँ, तुम मेरी हकीकत नहीं जानते। अब तुमने ये सवाल कर ही डाला है तो सच ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ रोटियां खाना और सो जाना नहीं है, बल्कि आसमानों के मुकद्दस फैसलों के मुताबिक मेरी ज़िंदगी का भी एक मकसद है। और तुम दोनों की मुलाकात इस अमल का नतीजा है जो कुदरती तौर पर हो रहा है। हंसोगे मेरी बात पर, यकीन नहीं करोगे। तुम दोनों की फितरत को अच्छी तरह जानता हूँ। दुनिया को बहुत आसान समझा हुआ है तुम दोनों ने। तुम्हारा कसूर भी नहीं है। जो ज़िंदगी तुमने गुजारी है इसमें
दुनिया वाकई आसान होती है। जेल चले गए, बाहर निकल आए, इंसानों से अपना हिस्सा छीनोगे, दोबारा जेल चले जाओगे, क्योंकि वहाँ के आदी हो, इसलिए तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्त, हकीकत ये नहीं है। अगर तुम वाकई हकीकत देखने के ख्वाहिशमंद हो तो मुझसे इसका इजहार करो, प्रोफेसर स्पार्कन ने कहा। क्या मतलब प्रोफेसर? कामरान ने कहा। मेरी हकीकत जानना चाहते हो या अपना मुस्तकबिल? प्रोफेसर स्पार्कन बोला। प्रोफेसर, एक बात का तो हम यकीन कर चुके हैं कि तुम वाकई कुछ सच्चे अलूम जानते हो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मैं समझता हूँ तुम हमें दोस्त कह चुके हो। दोस्तों की हैसियत से हमें अपने बारे में बताओ, कामरान ने कहा। जल्दी तो नहीं हो जाएगी? प्रोफेसर बोला। नहीं प्रोफेसर, मेरे ख्याल में जल्दी नहीं है, कामरान बोला। पैसे भी हैं तुम्हारे पास? प्रोफेसर ने पूछा। तुम पैसों के बारे में बार बार क्यों सवाल करते हो? प्रोफेसर ने एक गमगीन मुस्कुराहट से उन्हें देखा और फिर बोला, इसलिए कि तुम्हारी दुनिया में इस हकीर शय की सबसे ज्यादा इज्जत और हैसियत है, प्रोफेसर ने कहा। मगर तुम इसे हकीर शय कहते हो? कामरान बोला। हाँ। क्यों प्रोफेसर? नईम ने पूछा। इसलिए कि यह हकीर है। जो चीज़ इंसान की ज़ात पर हावी हो जाए वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन प्रोफेसर, इसके बगैर होटल के मुलाजिमीन तुम्हें धक्के देकर निकाल चुके हैं। जवाब में प्रोफेसर के होंठों पर एक मुस्कुराहट, पुरस्कार से मुस्कुराहट फैल गई। ये धक्के खाना जरूरी था। क्यों? कामरान ने पूछा। इसलिए कि ये मेरी तकदीर का एक हिस्सा है, प्रोफेसर बोला। कुछ समझ में नहीं आई, नईम ने कहा। आ जाएगी, प्रोफेसर ने जवाब दिया। तो फिर क्या इरादा है, यहाँ से निकलेंगे? कामरान बोला। हाँ। रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हो? नहीं। मैं तुम्हें वहाँ तक का रास्ता बताऊंगा। प्रोफेसर भी इनकी तरह मस्त मौला था। रात तकरीबन 11:30 बजे इसने इन दोनों से कहा, उठो, चलो, काफ़ी आराम हो गया। क्या मतलब, सोगे नहीं प्रोफेसर? कामरान बोला। क्या फैसला किया था हमने? प्रोफेसर ने कहा। यहाँ से निकल जाने का। 12 बजे ट्रेन आएगी, इससे पहले हमें स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। शराफत से टिकट खरीदना, प्रोफेसर बोला। लेकिन कहाँ के? कामरान ने पूछा। तुम्हारे यहाँ इस जगह को वजीराबाद कहा जाता है, प्रोफेसर ने कहा। वहाँ चलोगे? हाँ। लेकिन क्यों? नईम ने पूछा। देखो, कुछ सवालात के जवाबात मंजिल पर पहुंचने के बाद दिए जाते हैं। इससे पहले मुझसे बहुत ज़्यादा सवालात मत करो। उन्होंने गर्दन हिला दी और वो एक अच्छा खासा फासला पैदल तय करके रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। प्रोफेसर को यहाँ के बारे में गालिबन बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल थी। इसने वजीराबाद के लिए टिकट खरीदे। ठीक 12:10 पर एक ट्रेन यहाँ आकर रुकी और वो इसके एक कंपार्टमेंट में सवार हो गए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में बैठने के बाद प्रोफेसर तो ऊपर की बर्थ पर जाकर गहरी नींद सो गया। इन दोनों को अलबत्ता नींद नहीं आ रही थी। नईम ने कहा, यार एक बात बताओ। हाँ पूछो, कामरान ने कहा। क्या हम अपने आप को किसी कदर महफूज नहीं समझ रहे? नईम ने कहा। मतलब? यूं लग रहा है जैसे बहुत सी निगाहें जो हमारा ताकुब कर रही थीं अब हमसे दूर हो गई हों, नईम बोला। क्या वाकई तुम भी ऐसे ही महसूस कर रहे हो? कामरान ने हैरानी से पूछा। और तुम? नईम बोला। यकीन करो, बिल्कुल यही एहसासात मेरे साथ भी हैं, कामरान ने कहा। वैसे एक बात कहूँ कामरान? नईम बोला। हाँ कहो। ये प्रोफेसर वाकई एक पुरस्कार शख्सियत है, नईम ने कहा। इसमें तो कोई शक नहीं है यार, मुझे तो इससे दीवाना कर दिया है, कामरान बोला। नहीं, कुछ है, कोई ऐसी बात है जो इस शख्स के अंदर है। ये तो बड़ी सलाहियतों वाला है। जिस तरह इसने बैठकर हमें हमारे बारे में बताया है, अगर दुकान लगाकर बैठ जाए तो तुम ये देखो, आजकल इन दुकानों से ज़्यादा किसी और चीज़ की इसका अहमियत नहीं है। हर सड़क पर एक आमिल बाबा बैठे हुए हैं और वो इंसान को दुनिया भर की कहानियाँ सुनाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कहानियाँ लोगों के लिए पसंदीदा कहानियाँ हैं और बेशुमार हालात के भटके हुए इन कहानियों को जानने के लिए अच्छा खासा सरमाया सर्फ कर देते हैं, नईम ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो खैर, देखते हैं वजीराबाद पहुंचकर बड़े मियाँ क्या करते हैं, कामरान बोला। रात गए का सफ़र था, इन्हें अंदाज़ा नहीं था। फिर रात का आखिरी पहर भी ढल चुका तो प्रोफेसर नीचे उतर आया। इसने कहा, अब जो स्टॉप आएगा वो वजीराबाद का होगा और इस वक्त 5:20 हो रहे होंगे, प्रोफेसर ने कहा। ख्वाब में देख रहे थे, नईम ने जवाब दिया। हाँ, ऐसे ही समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो ज़िंदगी गुजारते हो, मुझे इसके बारे में मालूम है। क्या इस ज़िंदगी में तुमने असलहा वगैरह का इस्तेमाल भी सीखा है? प्रोफेसर ने पूछा। क्या मतलब? मतलब ये कि असलहा चला सकते हो, प्रोफेसर बोला। अच्छी तरह, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कामरान ने कहा। यार डाकू हो, चोर हो, जाहिर है कलम तो नहीं चला रहे होगे। तुम्हारे कारोबार में तो असलहा नहायत ज़रूरी है। जब तुम जानते हो तो ये सवाल क्यों कर रहे हो? ऐसे ही बस पूछ लिया था मैंने, इससे कहा और इसके बाद उन्होंने ट्रेन की ब्रेकों की आवाज़ें सुनी। प्रोफेसर स्पार्कन नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। वो लोग भी इसके साथ दरवाजे पर आ खड़े हुए। बल्कि सोते सोते इसका ठीक वक्त पर नीचे उतर आना भी अपनी जगह एक अलग हैसियत का हामिल था।
लेकिन बहुत सी बातें अब तक इतनी पुरस्कार थी, इसकी सही तौर पर समझ में नहीं आती थी। प्लेटफॉर्म पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो वजीराबाद का ही था और उन्होंने अच्छी तरह देखा था। बहरहाल ये सारा मसला अपनी जगह। वजीराबाद का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत था। यहाँ दरख्तों के झुंड लगे हुए थे और चारों तरफ से फूलों की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। सुबह का फरहद बख्श माहौल, सूरज अभी निकला नहीं था। रेलवे स्टेशन पर जिंदगी का आगाज हो चुका था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, नाश्ता करके चलोगे या बाहर शहर में कहीं नाश्ता करोगे? बूढ़े ने पूछा। भूख लग रही है, कामरान ने कहा। वही कम वक्त तो है जो हर वक्त लगती रहती है। तुम किसी डॉक्टर को अपना पेट दिखाओ, हर वक्त भूख का लगना। छोड़ो छोड़ो, तंज मत करो। अच्छा खैर कोई बात नहीं, नाश्ता मैं तुम्हें कराऊंगा, बूढ़े ने कहा। तुम? नईम ने कहा। हाँ हाँ मैं, बूढ़ा बोला। ठीक है, कामरान की बजाय नईम बोला। वो रेलवे प्लेटफॉर्म से निकल कर आया था। टिकट चेकर को उन्होंने टिकट दिए। बाहर निकलने के बाद इसने एक तांगे वाले से कहा, श्यामनगर जाओगे? जाएंगे साहब, तांगे वाला बोला। कितने पैसे लोगे? बूढ़ा बोला। 20 रुपए। चलो आ जाओ, इसने इन दोनों से कहा और वो तांगे में बैठ गए। कामरान ने तांगे में बैठते ही पूछा, ये श्यामनगर क्या है? वजीराबाद का एक नवाही इलाका है, देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। तांगे का सफर जारी हो गया और वो वजीराबाद का इलाका देखने लगे। तांगा पहले छोटे बड़े मकानात के दरमियान से गुजरा था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों तरफ घास ही बिखरी हुई थी। बाज़ जगह पक्की सड़कें बनी हुई थी। हालांकि इन पर तांगे वगैरह चलते थे, लेकिन क्या शफाफ माहौल था। पता नहीं इसके लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया था। या तो वजीराबाद की इंतज़ामिया ने यहाँ बहुत ही तवज्जो से काम किया था, या फिर कोई ऐसी शख्सियत यहाँ रहती थी जिसकी वजह से वजीराबाद बहुत साफ सुथरा नज़र आता था। यही कैफियत नवाही इलाकों की भी थी। नवाही इलाके की सड़क बेशक पक्की बनी हुई थी, लेकिन इतनी अच्छी सड़कों का तस्वुर शहरी इलाकों में भी नहीं किया जा सकता था। फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद प्रोफेसर के इशारे पर तांगे वाले ने तांगा एक ज़ीली सड़क पर उतार दिया। ये ज़ीली सड़क भी अपनी मिसाल आप थी। बहुत ही शानदार बनी हुई थी। इसके दोनों तरफ दरख्तों के झुंड सर जोड़े खड़े थे। क्या उम्दा जगह है, बिल्कुल पुरस्कार कहानियों जैसी, नईम ने कहा। कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। कामरान अब दिन के उजाले में इस माहौल को देख रहा था, लेकिन इस वक्त वो लोग हैरान हो गए जब ज़ेली सड़क एक बड़े से लोहे के गेट पर जाकर ख़त्म हो गई। ये नवाही इलाके में एक नहायत खूबसूरत मकान था जो सुर्ख सिलों से बना हुआ था। पहाड़ी पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। यह अजीमुशान मकान एक किला ही महसूस हो रहा था। इसका अजीमुशान फाटक खुला हुआ था, लेकिन बूढ़ा प्रोफेसर इस पाकर वहीं उतर गया और इसे कामरान की तरफ रुख करके कहा, तांगे वाले को 20 रुपये दे दो। ठीक है, कामरान ने तांगे वाले को 20 रुपये दे दिए और प्रोफेसर इन दोनों को साथ आने का इशारा करके अंदर चल पड़ा। अरे बाबा जी, किसका घर है, क्यों जूते पड़वाओगे? हम तो रात की तारीकी में लोगों के घरों में घुसा करते हैं। ये तुम? नईम बोला। आ जाओ, जूते पड़ेंगे तो मुझे आगे कर देना, बूढ़े ने कहा। वो तीनों आगे बढ़ते रहे और फिर जैसे ही वो मकान के सदर दरवाजे तक पहुंचे, 4 अफराद बाहर निकल आए। ये मकामी लोग थे, लेकिन उन्होंने अदब से झुककर उन्हें रास्ता दिया और दरवाज़ा खोल दिया। नईम ने हैरान निगाहों से कामरान को देखा। बड़े दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुए तो महसूस हुआ जैसे अलिफ लैला के किसी तिलिस्मी महल में आ गए हों। ये एक इंतहाई अजीमुशान ड्राइंग रूम था, जिसे मोटा ईरानी कालीन बिछा हुआ था। चारों तरफ ईरानी फर्नीचर बिछा हुआ था। छत में जगह जगह बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। क्योंकि दरवाज़ा बंद कर देने से इस जगह बिल्कुल अंधेरा छा जाता होगा। अंदर इतनी ठंडी, नरम और खुशगवार फिजा फैली हुई थी कि इंसान देखे और देखता ही रह जाए। प्रोफेसर ने कहा, अब तुम दोनों को आराम करने का पूरा मौका दिया जाएगा, आओ मेरे साथ। उससे कहा और इसके बाद वो बिल्कुल सामने बनी हुई चौड़ी सीढ़ियाँ तय करने लगा। सीढ़ियों से ऊपर जाकर दोनों जानिब राहदारी थी और इस राहदारी में बेशुमार कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। इसने एक दरवाज़ा खोला और बोला, दोनों एक कमरे में रहना चाहो तो एक कमरे में रहो और अलग अलग कमरा चाहो तो अपनी पसंद का कमरा मुंतखब कर लो। ये सारे कमरे खाली हैं, प्रोफेसर स्पार्कर ने कहा। लेकिन प्रोफेसर, नईम बोला, अब जबकि प्रोफेसर पर एतमाद करके यहाँ तक आ ही गए हो तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने तुमसे कह दिया है कि अगर किसी मुश्किल का शिकार भी हुए तो इसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करूँगा। चलो जाओ, अब कमरे में जाओ, मैं भी थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। इन दोनों के होशो आवाज़ रुखसत हुए जा रहे थे, लेकिन बहरहाल वो अंदर दाखिल हो गए। बेडरूम इतना सजा हुआ था कि एक तखमीने के मुताबिक इसकी सजावट पर ही लाखों रुपया खर्च हुआ होगा। डबल में सहरियाँ पड़ी हुई थीं। कमरे की वसअत भी बेपनाह थी। अटैच बाथ था। दीवारों पर हसीन तस्वीर आवेज़ा थीं। एक ऐसा पुरस्कार माहौल था जो बयान नहीं किया जा सकता। फर्श पर भी बेहद कीमती कालीन बिछा हुआ था। बैठने के लिए सोफे पड़े हुए थे। वहाँ के फाड़ फाड़ कर इस सारे माहौल को देख रहे थे।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।